खबर है मैं खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ उम्मीद भट्टी साहब, जनाब तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज जो खबर ज़ाहिर है कश्मीर की जो कैंपेन है और उसमें जो गुफ्तगू हो रही है और जो बातें हो रही हैं, जिस किस्म के इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। इन इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इन इलाकों के साथ खिलवाड़ किस तरह होता रहा और किसने किया। इसके साथ साथ रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तारियाँ तो बड़ी मुतवक्को थी, मगर वो बड़े लोग जिनका नाम था उनका तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। क्या ब्यूरोक्रेसी पर मलबा गिराया जाएगा सारा? ये क्या कहानी है? भट्टी साहब आपसे पूछेंगे। इसके साथ हुकूमत नैब का कानून बदल देना चाहती है। इतनी सी खबर देखी है मैंने, शौकत तरीन साहब ने फरमाया है, मगर क्या बदलना चाहती है ये हमें अभी तक कुछ सम नज़र नहीं आया। अगर कुछ पता चला तो पूछेंगे दोस्तों से। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म दौरा उज़्बेकिस्तान भी कर रहे हैं, इसकी क्या अहमियत है इसको हम देखेंगे विद रेफरेंस टू अफ़गानिस्तान, जहाँ बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। भट्टी साहब, कश्मीर इलेक्शन में अब गद्दार के नारे भी शुरू हो गए हैं और कश्मीर से मोहब्बत बड़ी जागी हुई है हमारी आजकल, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब कहते हैं सियासत में इख्तलाफ राय सियासत का हुस्न होती थी, लेकिन गाली गलोच इज्जतों की तजलील सियासत ने खिदमत और इबादत के नाम पे दाग लगा दिए। इससे पहले असम्बली में जो गालियाँ दी गई, किसी भी टीवी की इतनी जरूरत नहीं हुई उसको म्यूट किए बगैर चला सके, उसकी आवाज़ ऊंची कर सके। ये है मुकद्दस अवान की हैसियत। कराची में गालबन जनाजा लगा, चारपाई ले जाई गई। सिंध में वज़ीर आला सिंध जाम कमाल अली के बारे में भी सुना, नैब ने 3 बड़े स्कैंडल पकड़ लिए। जाम मुराद बलूचिस्तान की बात, बलूचिस्तान सॉरी जाम कमाल उस पे नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। अभी तक उसकी मेरा ख्याल है आइंदा सेशन में वो चेयरमैन नैब के पास खाते पीते आदमी, बहुत सी मायने हैं उनकी जाम कमाल साहब की। नहीं, वो मायने अब बैरून मुल्क हो गई है ना इतलात के मुताबिक। अच्छा, हम उसके, लेकिन अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हुई। नैब ज़राए ने कहा कि उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा काई साहब, उसके बाद सियासत में जब ये लफ्ज़ कहें जाके कश्मीर में खड़े होके आप, तो भारत क्या खुश होगा कि कश्मीर का सौदा वज़ीर आज़म ने कर दिया है। कश्मीर को सूबा बनाना चाह रहे हैं, आपका यूएनओ का नैरेटिव ज़ीरो कर दिया जाए। जब अली अमीन गंडापुर साहब 5 लाख की थद्दी बांटे और मरियम नवाज से 10 किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन बेटी है, वो डाकू की बेटी है, उसको कहा जाए डाकू की। जुल्फ़िकार अली भट्टो को गद्दार कहा जाए। अब अगर ये सियासत ये है, अगर आप नई जनरेशन को इस सियासत में, इन असम्बलियों ने कानून साजी करनी है 22 करोड़ आवाम के लिए, तो शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से? शर्म की बातें तो हैं, मगर क्या करें, सुनानी पड़ेंगी आपको। भट्टी साहब जरा सुनाइए एक दूसरे को क्या क्या कह रहे हैं। तो जरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। और ये भी सुन लो, ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं ले सकता, तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। अच्छा, मरियम साहबा के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा है, वो भी सुना दे साथ, एक ही दफा सुन लें। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ। KPK जाती है कहती है मैं पठान हूँ। पंजाब जाती है कहती है मैं पंजाब की बेटी हूँ। गिलगित बल्तिस्तान जाती है कहता है मैं वहां की बेटी हूँ। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। मुझे कहते हैं उसको डाकू रानी ना बोलो। रानी कहां से बन गई? दादा इसका तो लुहार था, हम उसको पुकारेंगे उस नाम से। तो मैंने कहा अब रानी तो ये थी नहीं, रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है ये। भट्टी साहब, अच्छा यार वो भी मलक साहब से राय ले लें, क्योंकि मैं आज खुल के थोड़ा सा सियासत का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आप मदीने की रियासत कहते थे। आपने इस मुल्क को कल्चर क्या दे रहे हैं? ये गालबर PTI के वज़ीर है और हुकूमत वक्त के वज़ीर है। काई साहब मुझे ये बताएं ईमानदारी से, इस स्कूल में, इस मुकद्दस अवान में अपने बच्चों को आप तालीम लेने के लिए भेजेंगे, कानून साजी के लिए भेजेंगे? अव्वल तो हमारे पास वहाँ पहुँचने की फीस ही नहीं है। नहीं वो फीस नहीं, जिससे मुकद्दस अमान कहा जाता है, उसके अंदर लेकिन आपकी जानो माल का खलफ लेने वालों की ये जुबान है। मरियम साहब से 10 इख्तलाफ हो, डाकू रानी, ये क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि लीडरशिप कहलवाती है ये।
लीडरशिप कहलवाती है ये। मैं एक बात आपसे कहूं, बिल्कुल लीडरशिप कहलवाती है, मैं 100% एग्री करता हूं, मगर उस तरफ जरा मरियम साहिबा का भी सुने ना। मैं उनको टिट फॉर टैट है, टिट फॉर टैट हो रहा है। सुनाइए जरा वो। मैं मरियम क्योंकि का खुदा का खासा आपकी खबर कोट कर रहा हूं। नहीं, मरियम नवाज, उन्होंने कहा हम अटैक मरियम नवाज की तो बदकिस्मती है, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान ने, इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने भी और हुकूमत ने भी। आज हम बताएंगे ये सौदा किसने किया। मलिक साहब ये जरा सुनाए पहले मरियम साहब। मेरी इत्तला है कि तुम्हारी मर्जी से कश्मीर भारत के पास गया है। ये जो तुम कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फॉर्मूला लेकर फिर रहे थे ना, मेरी इत्तला के मुताबिक कश्मीर के मुजरिम तुम हो इमरान खान। मैं आपको खबरदार कर रही हूँ कि इमरान खान कश्मीर में अपनी हुकूमत इसलिए लाना चाहता है, कश्मीर में अपना बंदा इसलिए लाना चाहता है बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि वो चाहता है कि कश्मीर को सूबा बना दे। बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। जी आप बात मुकम्मल करें। मलक साहब पूछे, ये कश्मीर का सूबा बना नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हम कह रहे हैं ये आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर हिस्सा है हमारा, हम उसको मानते नहीं, ये तो यूएनओ के वाले। लेकिन नफरत का बीज बोने के लिए मरियम नवाज साहबा ने इमरान खान को कश्मीर फरोश कह दिया, वो भी छोड़ दे। अब कह रहे हैं कि सूबा बना रही हैं। कादी साहब ये सियासत पे जरा मलक साहब से राय। मलिक साहब अभी शायद हमारे पास वो है, यानी मैं अभी तकरीर सुन रहा था कि मरियम साहब ने कहा कि सबसे बड़ा मनी लॉन्डर प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, FIA वहाँ जाके छापा मारे, चोर ये डकैत, दोनों तरफ से मुकालमा एक ही है। नहीं, एक चीज़ जो छोटी सी खबर है आपको पता है, आपको पता है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सियाहत पे पाबंदी है। अगर आप लाहौर से या कराची से वहाँ जाना चाहें, क्योंकि वहाँ पे कोरोना है। मैं हैरान हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपकी हुकूमत हो, आपकी अपोजिशन हो, वो वहाँ पे अपना सरेआम देखें, लाखों लोग इकट्ठे करें। इससे बड़ी को कॉमेडी दुनिया में हो सकती है कि आपकी हुकूमत ने, आपके जो इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेहत के लिए काम किया, अच्छा काम किया, मैं उस पर तनकीद नहीं करता, वहाँ पे पाबंदी है। आप जाके दिखाएं मुझे आज़ाद कश्मीर, आपको रोक दोनों बातें हैं ना। अच्छा, पहले भी थी, आगे जब रोका तो कहो हमारे जमहूरी हुकूक मारे गए। नहीं, वो आगे चलते हैं ना, जो आपने सवाल किया, आगे चलते हैं। ये बिल्कुल मैं किसी एक की साइड नहीं ले रहा। गंडापुर साहब ने सेम बातें की थी जब बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, उन्होंने मरीम की लुक्स तक की मतलब एक इंसल्टिंग बात की थी। मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाह रहा, एक सेंसिटिविटी है, आपको अच्छी तरह याद होगा जब उन्होंने कहा मेकअप किया और इतने करोड़ पे चेहरे पे लगे और अच्छी भी लगती है, याद आ गया आपको? फजूल बात। अच्छा, उसके बाद भट्टी साहब वाली बात, अगर कोई लीडरशिप में कोई थोड़ी सी समझ होती, कहते यार इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। अब आप वहाँ पे पैसे बांटते हैं, आप खुल के कहते हैं कि ये काम मुझे वोट दोगे तो अगली दफा ये करा देंगे, आपने तो वहाँ पे दुकान। लेकिन मलिक साहब मैं बिल्कुल अली गंडापुर साहब ने बिल्कुल भुट्टो के बारे में मैं सारा एहतजाज करता हूँ, मगर मुझे एक बात बताएं, आप कब से कवर कर रहे हैं, बेशुमार कवर कर रहे हैं, ये जज हैं, ये गासिब हैं, इनको बाहर निकालो। नवाज शरीफ, ये गालियां, ये कल्चर कौन लेके आया, मुझे बताएं ना, शुरू कैसे किया आप? काजी साहब मैंने गुजारिश की है, मेरी गुजारिश की है, सबसे पहले बेनज़ीर और नुसरत भट्टो की फजूल तस्वीर बनवा के नवाज शरीफ साहब ने गिराई। हुसैन मेरी सबमिशन ये है, और शेख रशीद साहब भी शामिल थे उसमें ये शेख रशीद पीली टैक्सी, अल्लाह माफ करे, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, लेकिन काजी साहब अदब एहतराम से बड़ी हद हो गई। इमरान खान साहब ने जितना ज्यादतियाँ करनी थी कर ली, PM साहब ने। गुजारिश ये है, ये तो मदीने की रियासत ला रहे थे, इनके लिए तो बहू बेटियों का बहुत एहतराम होना चाहिए ना। मैं तो एक बंदा डाकू है, डाकू ने डाका ही मारना और क्या करना है, क्या ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ। हर लीडरशिप कहती है जाके मेरे मुखालफिन को गालियाँ दो, तजलील करो। और मरियम नवाज हाउस हो, PM हाउस हो, एक मीडिया सेल बनाया हुआ है, आप बात करेंगे आपकी माँ बहन और बेटियों के बारे में गुफ्तगू। जिस तरह जावेद लतीफ साहब ने बात की थी खड़े होके, पहले मरियम नवाज हिट करती थी, अब इमरान खान का कोई और कोई डॉक्टर समथिंग नाम है उसका। गाला सुनोगे नहीं, उनके लिए हम जन्नत के प्यार। ये बिगनिंग आप देख रहे हैं, आप जरा ये 2-4 दिन देख लें। अभी दोनों पार्टी ने, खासतौर पर हुकूमत ने ये इंस्ट्रक्शन दे दी है कि इसका बदला लो। आज जो मरियम ने सख्त बातें की हैं, अभी ये आगाज देखा है आपने, जिसको आप बदतमीजी कह रहे हैं, आप देखेंगे 2-3 दिन। यार मलिक साहब, मेरा सवाल आप जवाब आराम से, मैं बीच में बोलूंगा नहीं, ठीक है, मगर वापस आके आपसे सुनूंगा कि जब आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एम्प्लॉय करें कि ये गद्दार है, ये मुल्क बेच रहा है, तो वो आपको फूल भेजेगा?
एक ब्रेक के बाद मलिक साहब से इसका टेक लेते हैं। वेलकम बैक। ज़रा सुनाएं मरियम साहबा का एक और शॉट है, फिर उसके बाद शायद चीज़ें वाज़ेह हों। तो सर उठाकर कौम को ये भी बताने के काबिल नहीं हो कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि उससे तुम्हारे राज उनके पास हैं, उनके राज तुम्हारे पास हैं, और उससे दोनों की साजिश बेनकाब होती है। उनके राज तुम्हारे पास हैं, किसके बारे में कह यानी एस्टेब्लिशमेंट के राज इमरान खान के पास हैं, इमरान खान के राज इसके राज मैं बताऊं, इमरान खान को अगर कोई कहे ना ब्लैकमेल कर सकता तो वो नहीं कर सकता। इमरान खान किसी चीज़ को माइंड करते ही नहीं, ना वो करप्शन को माइंड करते हैं। मैंने खुद उन्हें मिला, मैंने कहा जी एक मीडिया लॉजिक का आदमी है, बहुत बड़ा फ्रॉडी है, उसके बारे में 10 लोग प्रोग्राम कर चुके हैं, तो उसको शफाफियत करा दें। इमरान खान वज़ीर आज़म साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कहा सर वो शफाफियत करा दें, पैमरा को ऑर्डर दें। अब वो पता है क्या कहता है सलमान दानिश, एक टीवी से उसने सौदा किया कुछ कि जी मेरे पीछे तो पीएम है। अब बताएं गो के वज़ीर आज़म नहीं होंगे, मेरा यकीन है। लेकिन कादी साहब, ये मेरी बहन, अब मैं मरियम नवाज की तरफ आ जाता हूँ। ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तकरीर करे, मेरे ख़िलाफ़ करे, अपने लिए वोट मांगे, इमरान खान को ये ना कहे कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया। हर बात होगी। इमरान खान जिसने अमेरिका को इनकार किया वो मुल्क का सौदा नहीं कर सकता, वो अपने मुल्क के वक़ार को मजरू नहीं कर सकता। मेरी अपनी राय है, हमारे साथ छोड़ दे जो होता। क्या मरियम नवाज ये बताएंगी कि इनके वालिद ने मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया? जब पीपल्स पार्टी जीती थी तो इन्होंने आके कैसे इलेक्शन जीते? इन्हें कब जिस सूबे में जाती हैं कहती है मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बेटे। अरे बेटा तुम मरियम साहबा पाकिस्तान की बेटी हो, लेकिन पाकिस्तान बावकार लोगों का मुल्क है। कश्मीर में जाके ये नारा मत लगाओ कि कश्मीर बिक गया है। साहब, हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर और खुदा ना खास्ता लागत नहीं हुई कि भारत जैसे नमरूद को, दुश्मन को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इस बात में सच हो सकता है। गंदगी करे, हम उसी को सपोर्ट नहीं करते। जजों की गंदी वीडियोस निकालनी, हु स्टार्टेड दैट? मुझे बताएं ना। अरशद मलिक की वीडियो चलो किसी ने भी खींची होगी, आई तो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से बाहर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाई और कहा भी और भी हैं। नहीं, फिर मलिक साहब ये अब फिर माइंड करेंगे। आप नदीम मलिक को नोटिस भेज देते हैं, तूने वो स्टोरी की, तो जस मरियम ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई, पूरी दुनिया को दिखाई, और कहा मेरे पास और है, उसको तो आपकी एफआईए ने नहीं बुलाया, गलत किया ना। नहीं तो क्या मतलब है? कानून ये है जो ये वाला वज़ीर आज़म चाहे। इमरान खान की फीलिंग्स मेरे ज़िम्मे में ना डालें। मैंने तो कहा बशीर मेमन से पूछें वो केस हाशा क्यों हुआ अंडर योर नोज। नहीं, देखें, आपका वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला कहता है मैं बिल्कुल रज़ाकारों का वज़ीर दाखिला हूँ। शेख रशीद हमारे बरतानिया दौर के काबिल एहतराम है पॉलिटिशियन। लेकिन मुझे बताएं, जब मरियम ने वो वीडियो दिखाई, वाहियात ब्लैकमेल किया बकौल नून लीग के अदारों ने, या वो ये कहते हैं नवाज शरीफ ने किया और उसको सऊदी अरब में भी बुलाया। कादी साहब, अगर ये ईमानदारी से एफआईए अगर आज़ाद होती 1% भी, इनको बुलाती, मरियम साहब को कहती साबित करो और उनको सजाएं दे देती। आज़ाद होती तो ये अंदर होते, तकरीरें ना कर रहे होते। इमरान खान में जान होती, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। अगर इन इदारों में ये इदारे तो गुनाहगारों को और जराइम पेशा लोगों को यूं लगता है प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, क्योंकि लगता है कर रहे हैं, अंदर हो जावा केड़ा बंदा प्रोटेक्ट नहीं होया। यहाँ निकालें सबकी मनी ट्रेल सारे अंदर होंगे। खाकान अब्बासी ने कहा था इस तरह एहतसाब करोगे तो मेरी असम्बली सारी अंदर चली जाएगी। इट वॉज परहैप्स वन ऑफ सच। तो इसका मतलब है आप जराइम को इसलिए फैला रहे हैं कि असम्बली कम ना हो, ये मतलब कहना चाह रहे हैं। असम्बली रहने दो ना करो, ठीक है। अच्छा लो जी, मैं अब एक और मामले पे आता हूँ। मैं दो तीन चीज़ें में इजाज़त है मुझे। इजाज़त। ये जो स्विट्ज़रलैंड है ना, इससे कई ज़्यादा खूबसूरत आम है। इसका टोटल रकबा है 41,285 किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर। और हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, दुनिया के खूबसूरत तरीन नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारा टोटल रकबा बनता है 86,208, दुगुना बनता है स्विट्ज़रलैंड से, और स्विट्ज़रलैंड से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वो कमाता है 2019 में 47 अरब डॉलर कमाए उसने। किसने? स्विट्ज़रलैंड ने। और हमारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जाकर देखें तकरीरें करने वालों का, वो जो प्री फैब्रिकेटेड होम्स बनने थे 2005 के ज़लज़ले के बाद, किसने पैसे खाए?
आके भट्टी साहब मुझे बताएं ना, कश्मीर में केड़ी सड़क बनी है, दसो जी। कोई नहीं। कादी साहब, मलक साहब, कादी साहब की बात राय है, मुझे इस तकरीरों पे राय दे, हम स्विट्ज़रलैंड को बाद में रखते हैं, पहले कश्मीर इशू कर लेते हैं। ये सियासतदान सारे ही क्या अवाम के मसाइल हल करने की अहलियत रखते हैं या नीयत रखते हैं? नीयत तो अल्लाह को पता है ना, क्या इनका मकसद है? जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, एक मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान मुंतखब वज़ीर आज़म है, उसको कह देना कि कश्मीर बेच दिया, या मरीम नवाज को कह देना डाकू, या भट्टो को कह देना गद्दार, मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट ही नहीं, ये लीडरशिप को अपने बंदों को फायर करना होंगे। पॉलिटिकल जवाल की कहानी ये है कि जो पाकिस्तान की सबसे कदीम सियासी जमात है, जो 5 दफ़ा बरसर इक़्तिदार है, उसका नाम है पीपल्स पार्टी। वो बिलावल साहब चेयरमैन तो अमेरिका चलेंगे, उनको कश्मीर पसंद ही नहीं है। बाकी जो हो रहा है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, एक चीज़ साबित हो गई है, ना वी है ना ये नीयत है। भट्टी साहब कह रहे हैं, मैं कहता हूँ नीयत भी नहीं। मैं आपको छोटा सा 2-3 इन्फॉर्मेशन दूँ। आज़ाद कश्मीर मेरा हाल है, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं इतना वॉलेंट, जिसको हम अखरोट कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा करने वाली जगह है। और काजी साहब आप दुनिया फिरें, आप दुनिया में चले जाएँ, अमेरिका जैसे मुल्क में $20-30 पे वो एक किलो का मिलता है। आप उसकी वैल्यू एडिशन करें, वहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाएं। आपकी अगर लड़ाई कैंपेन में ये हो जाए कि मेरा कश्मीर के लिए ये प्लान है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये प्लान है, मेरा एजुकेशन का ये प्लान है, मेरा तालीम का ये, वो तो है ही कुछ नहीं यहाँ पे। देखिए एक और बड़ी सेंसिटिव बात है, मैं जो करना चाह रहा हूँ करनी चाहिए। आप सिर्फ मकबूजा कश्मीर वालों को सिर्फ एक मैसेज दे सकते हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जो मुसलमानों के हाथ में है, वहाँ खुशहाली है, वहाँ तरक्की है, वहाँ तालीम है, वहाँ सेहत है। तो तुम अगर उनको क्या सुना रहे हो? वो कह रहा है डाकू गरदार, पाकिस्तान का आइन बनाने वाले को गरदार कह रहा है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को डाकू कह रहा है। मैं किसी को डिफेंड ही कर, हो सकता है वो डाकू ही हो, उसकी बेटी भी डाकू रानी होगी और एक बिल्लो रानी होगी। ये आप मैसेज कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास किसी को प्लान नहीं। और तीसरी चौथी खबर सुन ले, आज़ाद कश्मीर में जब ज़लज़ला आया था तो आप दोनों की इतला के लिए पता है सबसे ज़्यादा कौन सी बिल्डिंग गिरी थी? सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है। और भट्टी साहब आवाज़ें रोते हुए आवाज़ें बच्चियों की आती रही, आपने बच्चों को कत्ल किया। जब ज़लज़ला आया ना, इत्तेफाक से मैं जना अखबार था, हम उसी रात उधर चले गए, उसी रात मैंने वो दिल खराश वाक़यात देखे। लेकिन कादी साहब मेरी गुजारिश ये है कि मलक साहब ने वो सुना दिया कि डाकू रानी कहा, गलत कहा, बिल्लो कहा। मलक साहब इस बात को नहीं दोहराते कि वो कहते हैं कश्मीर बेच दिया। यार नवाज इमरान खान कैसे कश्मीर बेच सकता है? मैं आपको पता है उसका तर्जुमा नहीं है। मतलब फौज खुदा ना खास्ता मुल्क से लायल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, लेट मी लिटिल फ्रैंक विद यू, आप फिर बताएं इमरान ने क्या किया कश्मीर के लिए 2 साल में? वो बता दें सिवाय यूएन में एक तकरीर के, फिर बताएं ना अगर आप इतना डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं खुदा एक तकरीर के अलावा मुझे बताएं। फिर आप गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इमरान खान सबसे ज्यादा ज्यादती हमारे साथ कर रहा है। मुझे पता क्या क्या करवा रहे हैं वो मीडिया के साथ। मुझे उनकी मीडिया की तरफ जो तलवारें हैं ना, जो उन्होंने अपना एक मीडिया सेल के जरिए शुरू कराई हुई हैं, मैं उससे बाखबर हूँ। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से हम किसी के स्पोक्सपर्सन नहीं है। वो खुदा उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं तो सिर्फ मैंने तो आपके सामने मैंने जो बात रखी है कि इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका बनाना था। किसकी गवर्नमेंट थी? 2005 के बाद प्री फैब होम्स किसने बनाए? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, मुस्लिम लीग की रही, परवेज मुशर्रफ की रही। तो कश्मीरी अवाम के, हमारे कश्मीरी अवाम के हकूक का धंधा करने वाले कौन थे जो आज आके उनको कर रहे हैं? सबने ज्यादती की, फिर एक भी नहीं है। भट्टी साहब यार ये तकरीरें करने वाले, हाँ किसी भी जमात से हो, मेरे कश्मीरी भाइयों का मसाइल हल नहीं कर सकते, ये मेरी राय है। आप इख्तलाफ करें, दोनों आपका सो दफा। अब आप ये कह रहे हैं कि ये अपने मसले हल करने वहां गए हैं, कश्मीर के मसले हल करने। भाई साहब एक लास्ट सेंटेंस में, जो नीलम वैली है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दुनिया की हसीन तरीन वैली में है। वो नीलम वैली की जो सड़क है ना, वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, हमेशा इंडिया के नीचे रही है। यानी कि इंडिया कादी साहब मलक साहब से दो हाथ कर लेते हैं। हमने आज तक, ये हमारी हुकूमतों का हालत है, हमने साफ सुथरी मुतबादल सड़क नहीं कश्मीरियों को दी को वो इंडिया की शेलिंग से बात। आप क्या बात कर रहे हैं? मलक साहब मैं आज आपसे 2 बात कर लूँ। एक तरफ आप कहते हैं वो एरिया दुनिया का जन्नत नज़ीर एरिया, ठीक है, मैं भी तस्लीम, सारी दुनिया मानती है। कोरोना की वजह से सियाहत जहाँ से लोगों का रोजगार चलना है पाबंदी है, जहां एक दूसरे को गद्दार कहना है, मुल्क तोड़ने की बातें करनी है, उनको जलसा करने, बंदे के बंदे चढ़ाने की इजाजत है। ये है उस वजीर कश्मीर, मुझे ये वफाकी है, ये जो अपने यार जो भी है मरियम है, मैं कुछ नहीं है। सियाहत के लिए पाबंदियां, जहां लोगों ने रोजगार कमाना है, मुल्क बेचने से लेके गद्दार के एनओसी बांटने के लिए आप जलसे कर रहे हैं। यार इस इलेक्शन कमीशन का भी कुछ करें, खुदा का वास्ता, इसे कोई कमीशन लगाएं।
इलेक्शन कमीशन जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको सारे जो हारता है वो कहता है ये सारे फ्रॉड कर रहे हैं, तो हम क्या नहीं, आपने अगर छुट्टियों पे जाना है ना, माफी चाहता हूँ, आपको नहीं जाने देंगे, खबरदार आप इधर नहीं है। लेकिन जलसे जुलूस में जहाँ मुल्क के वजीर आज़म को और साबिक वजीर आज़म को गद्दार कहने की इजाजत है, ये जमहूरियत का हुस्न है। इसको एक फिक्रे पे खत्म करके अगली स्टोरी पे जाते हैं। जब आपको कश्मीर के अवाम और पाकिस्तान के अवाम को देने के लिए कुछ नहीं होता तो आपस में एक दूसरे को गालियां दे के हमारा ध्यान बटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बड़ी साहब, बड़ा रिंग रोड स्कैंडल पे गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं, तो किसकी गिरफ्तारी हो रही है? बड़ियां पार्टियां फड़ियां जाएंगी या इस बारी भी छोटे लोग? नहीं, बड़ी पारी पप्पू को कह दिया गया तू क्लियर है, पप्पू को कह दिया क्लियर है। पप्पू अब जिस कमिश्नर को आज गिरफ्तार किया है ना, वो पप्पू का दोस्त है बहुत ज्यादा। पप्पू के साथ उसकी एक्टिविटी तो आज कमिश्नर सैगड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पप्पू के बारे में इंक्वायरी लिखी थी, उसको पप्पू ने 1 करोड़ रुपए के हर्जाने का नोटिस कर दिया। रिंग रोड का कोई असल मुलजम नहीं पकड़ा जाएगा, कोई असल मुलजम। तो ये भी छूट जाएगा बाद में जब पकड़ा है? छूट जाएगा, ये बेचारा किसी और की लड़ाई की भेंट चढ़ गया। वरना मुझे बताए इसकी इन्वेस्टमेंट ये अदालत में जाके बताए कि इनके कहने पे मैंने किया है। बस बिल्कुल बताना चाहिए। दूसरी एक खबर दे दूं, मोना सलाई मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा ने मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत को कह दिया मैंने ये वजारत नहीं लेनी। तो उनको वजारत बात है। मोना सलाई साहब कौन सी वजारत मांग रहे हैं वो? मैंने कहा कि पानी व बिजली की वजारत से उन्होंने माजरत कर ली है। तो आप कह रहे हैं कश्मीर रिंग रोड में सारे ही अरबपति आते हैं, तो आपने कभी देखा कि अरबपति कोई पकड़ा जाए इस मुल्क में? तो इस साबका कमिश्नर महमूद को एक अहम तरीन शख्सियत ने अपनी कार की वजह से गिरफ्तार करवाया है। उधर जब डिस्कशन हो रही तो उन्होंने कहा जनाब जिन बंदों ने पैसे बांटे अरबों रुपए उनको पकड़ो। उन्होंने कहा ना उनकी तरफ नहीं जाना, हुक्म है उधर नहीं जाना। बड़ी से पहले जो इल्जाम लगा था उसमें वजीर हवाबाजी भी थे अपने गुलाम सरवर साहब, उनका भी नाम साफ, गुलाम सरवर साहब थे, मोहतरम गालिबा जुल्फिकार दोबारा कैबिनेट में वापस आ रहे हैं। वो नहीं, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक मीडिया टॉक में अपने किया था, ये मेरे खिलाफ लिखा, उसी पर उन्होंने गुलजार जो मौजूदा कमिश्नर है उनके खिलाफ हत्या इज्जत 1 अरब रुपए का नोटिस जारी किया है। जबरदस्त। इधर तो आपको जो अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के इल्जाम होते हैं उन्हें तो आप डिफेंड करते हैं। तो रिंग रोड ठीक है, कमिश्नर पकड़ा गया है, पहले फवाद हसन फवाद पकड़ा गया, चीमा पकड़ा गया। इस हुकूमत में जो इस हुकूमत का फवाद हसन फवाद है वो PM हाउस बैठा है, उनका नाम गालिबन ये है, क्या नाम है यार, चलें आजम साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम। हाँ, तो काजी साहब इसमें रिंग रोड में हमारी तो ये दरख्वास्त है कि जिन गरीबों ने फाइलों के पैसे दिए थे उन्हें पैसे वापस दिला दें, बाकी छोड़ और जान के किसको फाइलों के पैसे मिलने हैं मुझे बताएं ना। यहाँ पे वो कोऑपरेटिव जो बने थे, बैंक बने थे, और उल गए लोग जो फाइलों का छोड़ दें। सब आपको पता होगा, पता नहीं आप पाकिस्तानी अवाम के लिए खबर है क्या कि 3 रुपये 34 पैसे प्रेशर डाल दिया IMF ने बिजली मजीद महंगी करे, इसलिए उन्होंने आज गिरेबान से पकड़ लिया पाकिस्तान को कि तकरीबन 4 रुपये। ये पाकिस्तान की अवाम के लिए खबर है, बाकी अरबों की बातें हैं। इसलिए स्टॉल्ड है अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है बहुत रशिया से भी और चाइना से भी कि कोई उनसे ट्रेड बढ़े। दूसरी भी खबर आपको दे दूं, और उनका फिर प्रेशर है, उन्होंने कहा जो आपका लीटर है ना वो $1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 108 रुपए की बजाय। मैं IMF की बात बता रहा हूँ आपको। एक तो उन्होंने आप प्रेशर डाल दी ना 3 रुपए 34 पैसे, और इसको बराबर इसमें खराज तहसीन किस किस को पेश किया जाए? सबको। ये तो 70 साल की मेहरबानी है, 2.5 सालों में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो ये साक डार, उसके बाद वो मोइन कुरैशी आया था, उसके बाद वो बैंकर एक आया था सिटी बैंक का, हैं जी, ये सब फ्रॉडी है, हमें बेच के चले गए और बाद में दोबारा उधर ही नौकरियां कर ली जाती। साहब मैं इसमें उन्हें खराज तहसीन पेश करे जो मादी में अरबों रुपए लूटने वाले और मौजूदा हुकूमत में अरबों लूटने वालों को डिफेंड करते हैं। थोड़ा सा समझे इस गहराई को। नवाज शरीफ को सजा मैंने और आपने तो नहीं देनी थी ना, उससे पहले जो भी हाकम आए, उससे पहले जो आए। आखिर ये मुल्क 3 साल में इतने कर्जों पर नीचे तो नहीं ना डाला। हम मौजूदा हुकूमत में सारा जिम्मा डाल दें तो ये भी नाइंसाफी होगी। इतने अरसे से मुल्क को लूट रहा है,
कहाँ अदारे जिन्होंने इन करप्शन का खात्मा किया? मैं कह रहा हूं कि मेरी बड़े टॉप इकोनॉमिस्ट से बात हुई है कि हर गंदे से गंदी शर्त मान लेता था इसहाक और जो बाकी थे, पैसे दियो पैसे दियो, नहीं तो उसको नहीं, फिर ठहरो ना, इसहाक मानता था, ये सच भी है। हाँ। उनको नवाज शरीफ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मजाक में कहते हैं वो मुंशी बड़े नोट बनाए नहीं, ये उनकी फैमिली में गुफ्तगू ना होती होगी, मैं जिम्मेदार हूँ मुंशी यार, ईमानदारी से। अच्छा, लेकिन आपने उसको मुल्क से भगा दिया इसहाक डार को, क्यों नहीं? आप अपने समधी को कहते थे वो। हाँ तो सचमुच वो मुंशी कित्थों चले हैं, लंबे नोट बना रहे, नहीं की करना है। ये नवाज शरीफ मोहतरम इसहाक डार साहब से गुफ्तगू करते थे, जो मर्जी पूछ रहे। लेकिन काई साहब, इसहाक डार को आपने भगा दिया, नवाज शरीफ को आपने भगा दिया। हाँ। जो इधर है अरबों रुपए में करप्शन में मुलव्वस, बुकोल नैब के या FIA के या एंटी करप्शन के, कोई एक जेल में है। भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जो 22 महीने रह के आए उनसे क्या निकाल, हालांकि हर बंदे को पता है, आपको पता है, ये 25 बिलियन के गले में तोक है। किसी और माड़े जो मुल्क भी होते ना तो ये ऐसे बात नहीं सकते। मेरा बड़ा एक मासूम सा सवाल है, मैं खुद समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, चोर थे, करप्ट थे, इसहाक डार साहब की बातें मान लेता था, पाकिस्तान की इकॉनमी से उसने डाके डाले, सारा कुछ हो गया। तो चीनी 55 रुपए की किलो थी, अब सफाई होगी तो 120 रुपए की होगी। तो हमें क्या मिला उसकी वजह? मैं बताता हूँ। जिस वक्त वेनेजुएला में, अब ये कहेंगे मैं वहाँ बाहर की बात करता हूँ। अच्छा। जिस वक्त इन कार्टल्स के खिलाफ आया ना बाहर ह्यूगो चेवेज़, तो सब ने कीमतें बढ़ा दी और उनका मारो मार के कीमतें बढ़ती है तो फायदा किसका होता है? 55 रुपए वालों का। मुझे बताएं ना, वहां पे जहांगीर तरीन का फायदा होता है, शहबाज शरीफ का फायदा होता है, उसका फायदा होता है। तो फिर करते क्या है? मैं आपको बताऊं, इन फराडियों को मैं फ्रॉड बताता हूं। हम सारी उम्र इन फराडियों के फ्रॉड ही नंगे करते रहे, यही काम हमें आता है। बेसिकली ये सारे कार्टल रेका कर लेते हैं। जाने से पहले उसने क्या किया था? प्रॉपर्टी को जो फाइलर नहीं है वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, और ये बड़े मंजे हुए फराडी हैं। इन्होंने और इमरान खान माना कि मैं इस ट्रैप में आ गया। नहीं काजी साहब, इसकी भी गलती है। काजी साहब, अदब एहतराम से मैंने मान लिया फ्राडियों का काम ही फ्रॉड करना है, चोर का काम ही चोरी करना है। साथ चोरी करे तो दिल दुखता है कि यार मैं तो उसको बड़ा अच्छा इंसान समझता था। हुकूमतें कहाँ हैं, कानून कहाँ है? मुझे इसकी जवाब देना। चीनी बढ़ गई, 55 से 50 आ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई। इन सारे हुक्मरान सिर्फ अवाम का खून निचोड़ने आते, इसका मतलब है अवाम ना ही समझे। सिर्फ मुझे ये मेरी रहनुमाई करे। और मैं तो 2013 तो भट्टी साहब तुम कैसे ना ही समझो, मैं अब भी ना ही समझे। लेकिन मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, इमरान खान का फेलियर है फेलियर, मगर डकैतों और चोरों की जवाब देने के लिए जब हम इस फेलियर को ऊपर उठाते हैं तो फिर मीडिया विंग बन जाते हैं। इमरान खान का फेलियर इसलिए नहीं कह सकता, ये पहली दफा है। अगर आप 2 डाकुओं को छोड़ेंगे जिन्होंने 3-3 दफा हुकूमत की है, तो फिर इमरान खान का फेलियर नहीं बनेगा। इस सिस्टम में भाई कोई भी आपने उनको पकड़ा नहीं, कोई भी आएगा। नवाज शरीफ का एक भी टेन्योर 3 साल का नहीं रहा, वो आया 3 दफा। इमरान खान 3.5 साल पूरे कर गया। आप कौन सी बात कर रहे हैं? 2.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 2 साल, 3 साल तो इसको हो गया। गुजारिश है कि 3 सालों में मुल्क का लूमड़ निकाल दिया। शुक्र 5 साल नहीं मिल गए, सारे मिला के 7.5 साल बन रहे नवाज शरीफ के। शाहिद खान अब्बासी साहब ने रिप्लेस किया तो उन्होंने कहा ज्यादती ना करें। इनके रूहानी अब्बा जी 1985 में आए थे, 10 साल भी नवाज शरीफ के थे वो। ये सुन लेना, इंज ना करें। मेरे रूहानी अब्बा जी जिन्होंने इनकी इंडस्ट्रियां वापस की, इनको डकैतियों की इजाजत दी। मलिक साहब इंज ना डिफेंड करो, इंज नहीं होते डिफेंड। अच्छा मलिक साहब, चलो मलिक साहब से एक सवाल आसान। 81 में एक बंदा अचानक वजीर बना था, उसका क्या नाम था? नवाज वजीर खजाना बना। तो आप 2.5 साल कह रहे हैं, आज क्या 2021? मुलाजम और हुक्मरान में बड़ा फर्क है। आप अब्बाजी के मुलाजम थे, आप हुक्मरान नहीं थे। 85 में अच्छा भाई, हम भट्टी साहब की मान लेते हैं। सारी पाकिस्तान, अगली स्टोरी पे जाना है। पाकिस्तान का पाकिस्तान का सबसे क्लीन आदमी नवाज शरीफ था। हुण साड़ी बख्शिश वैसे थोड़ी गल मननी किसी ने। मुझे ये बताएं, हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपके पास स्टोरी है फंडिंग केस की। अब और एक बात बता दूं, फंडिंग से पहले, इमरान खान ने अगर फंडिंग में वारदात की है ना, तो हम इस तरह उसको डिफेंड नहीं करेंगे जिस तरह आप मियां साहब को करते हैं। देखिए काजी खुल के मारे उनको, खुल के मारे। आप किसी के तर्जुमान देख रहे हैं, मैं आपको सिंपल फैक्ट्स बताता हूँ। 7 साल पहले आपने ना अपनी पार्टी के चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनका वजीर आज़म होने से कोई ताल्लुक नहीं। आपने बताया हमारे 7 अकाउंट हैं दुनिया में इंटरनेशनल, जो पाकिस्तान से बाहर है। आपके स्टेट बैंक ने कहा नहीं भाई आपके साथ नहीं, आपको तो 23 निकला है।
16 अकाउंट आपने बताए नहीं हुए। आज 7 साल से अब आपको बार बार पूछा जा रहा है कि भाई ये जो 16 अकाउंट्स आपके हैं 2 अरब 20 करोड़ रुपया बनता है, आप इसका हमें बता दें, साहब बता दें। 7 साल से उनको टाइम मुझे ये बताएं, ये इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करता? सिंपल सा केस, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा? तो वो बता, मैं जवाब देता हूँ इसमें। ये मैं आपको फैक्ट बता, ये स्टेट बैंक बता रहा हूँ, स्टेट बैंक ने कहा आपने 16 का इतला मैं रक्षे वाले की गल नहीं कर रहा, अकबर चौक जिहड़ा खड़ा मैं भी स्टेट बैंक की कर रहा। अदारे, इसका मतलब है नहल इलेक्शन कमीशन है या वो अदारे जिन्होंने इनको नहल करना है, कागजों में सही आप निशानदेही कर सकते हैं। बीके जर्नलिस्ट साहब ने अपना रोल ठीक किया, मेरा भी यही है, काजी साहब का ये। लेकिन फिर अदारे अपाहज कौन करता है? ये हाकिम वक्त, ये जो 30-30 साल रहे हैं, इन्होंने अदारों को इतना खोखला कर दिया कि वो अपने पाँव पे ही नहीं खड़े होते, किसी ताकतवर को हाथ ही नहीं डालते। भट्टी साहब, तो आपकी लफ्ज दोहरा दूं, कोट कर दूं, ओए मुंशी कितने पैसे बनाए नू? ये तो इनकी औकात यार, वो मजाक कर रहे हैं, तुसी सीरियस ना लो, मजाक आपस में देखो। वो मुंशी है हो समदी, तो समदर को गाना है, वो गाना सुना है आपने? मलिक साहब, इदारे 35 साल मुंशियों के पास थे। इदारों की भट्टी साहब आपने बड़ी फैसल वाडा साहब 2.5 साल एक अपना इलेक्शन कमीशन छोड़ डालता रहा कि आप सिटीजन अमेरिकन थे या ना थे। जिस दिन उन्होंने बताया उसी दिन शाम को वो जनाब सेनेटर बने हैं, उसी वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया है और MNA से वो सेनेटर बन गए। इतना बड़ा सारे पाकिस्तान के सामने आप 2.5 साल आपने अभी तक नहीं जवाब दिया। देखिए, इस मुल्क में अगर मजाक बना है, फुटबॉल बनी है, तो गरीब आवाम जो इंसाफ के हसूल के लिए इन लुटेरों को बेरूपियों पे एतमाद करती रही। मेरे ख्याल में कादी साहब, मैं आपकी बातों से वो दौर कोई भी हो, एक बात बता, लुटा तो इमरान खान का तारीख, अब ये तो तारीख बताएगी, लेकिन गल है कि इन्हों की शनाख्त करा गया कि मुंशी केड़ा सी, अहदा बहुत बड़ा, तो विचों कम डकैती का मुंह से पर्दा उठा दिया। इस पर मुझे बड़ी खुशी है। खुद कुछ नहीं कर सका और इस निज़ाम में कुछ कर भी नहीं सकेगा, मगर इनकी औकात और इनकी शनाख्त करा गया। ये नहीं मानते आप? नहीं, देखिए, उससे पहले नवाज शरीफ वैसे मैं मानता हूँ सही तस्वीरें कर चुके हैं। उससे पहले लोगों को याद नहीं है, इमरान खान से पहले जरदारी 12 साल रह चुका। मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को सजा हो चुकी है, ये आदि मुजरम है, लेकिन फिर कानून इनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ दौर में गए, हर इदारे में इनकी फील्डिंग सेट है। पहले ये बताएं, आप अदलिया को समझते हैं, टाइम बोर्ड दुनिया का कोई जज नहीं सुनता। 9 साल एग्रीमेंट करके गया नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ, उसको आके रिलीफ दे दिया। अगर 23 में उसको फिर नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाए, मैं खबर दे रहा हूँ, फिर मुझे माने। अगर ऐसी किस्म के हालात जो मौजूदा चलते रहे, 23 में नवाज शरीफ और मरियम को रिलीफ मिलेगा। मैं आपको भी खबर दे दूं, भट्टी साहब जल्दी, मैं नाम नहीं दे सकता, हमारा कॉमन दोस्त है, वो लंदन में मिला, नवाज शरीफ ने एग्जैक्टली कहा, उसने कहा मैंने पहले भी रिलीफ दिया था, दोबारा भी ले सकता हूं। मैं आपको खबर यहाँ गरीबों के लिए, भट्टी साहब कह रहे हैं गरीबों के लिए रिलीफ नहीं है, डकैतों के लिए रिलीफ है। डरो, ये फिर भी लब सकता है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमने बात करनी है नया कानून कैसे बदला जा रहा है, उसमें क्या तब्दीली आ रही है, और वज़ीर आज़म का दौरा और अफगानिस्तान के मामला। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ये बताएं कि हुकूमत नैब का कानून बड़ी सब तब्दील करती है। सारे कारोबारी हजरात कह रहे हैं जब से ये नैब आई है हमारा बड़ा कारोबार रुके हैं। देखिए, मेरी नज़र में नैब का कानून बदलती है, बदल दे, नहीं बदलती ना बदले। इस मुल्क में माफिया को, करप्शन को जो लूटते हैं और हिस्सा देना जानते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिज़्क़ हलाल कमाता है, कहता है हलाल है तो हिसाब है, हराम है तो अज़ाब है, उसको किस चीज़ का हो। तो लिहाजा ये जो नैब बदलने जा रही है, इसने 2.5 साल लोगों को अंदर रखा। इनमें से रिकवरी कितनों के पास से हुई, मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें। पट्टी साहब, इसका जवाब ये अगर आपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए नैब चलानी है या FIA एंटी करप्शन या कोई भी इदारा चलाना है, तो उससे बेहतर है वो इदारा बंद करके उस इदारे की फलाह बहबूद के पैसे गरीबों पे लगा दिया जाए। अच्छा भट्टी साहब, मैं अब नाम कोट नहीं करता, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला नसीहत ज़िंदगी दे, उन्होंने, मैंने कहा यार तुम कहते बड़ी बड़ी करप्शन करते हो, इस निज़ाम में करप्शन उसी तरह है जिस तरह इंजन में मोबाइल ऑयल होता है, करप्शन बंद करोगे तो इंजन बंद हो जाएगा। नहीं, मैं उस सहाफ़ी से भी इख्तलाफ करता हूँ। उसको को ना तेरे घर में मैं एक चोर रख देता हूँ, रोजाना चोरी करे, उसको रख दो घर में। आपके घर में मुल्क में रखते हैं, अपने घर में नहीं रखते हैं। हाँ ना, फिर मुल्क मेरे ही है ना। देखो, टैक्स पेयर के पैसा चोरी होता है यार। ये उस सहाफ़ी को तेरे घर में सिर्फ तेरी मुलाजमा
तेरे बच्चों के 50-50 रुपए निकाल मैं सवाल सही फ्रेज नहीं कर सका। वो कहते हैं कि निजाम को इस तरह डिजाइन किया यहाँ के बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून कहते थे मैं पहिए लगाता हूँ उसको। कादी साहब, अर्ज ये है कि मेरा मुलाजम ड्राइवर अगर 2 दफ़ा मेरे गाड़ी में चोरी करेगा, चलो मैं किसी की मिसाल नहीं, सब बुराइयां अपने पे ले लेता हूँ, तो मैं उसको नहीं रखूँगा। अगर मुल्क में चोरी नवाज शरीफ ने की है, अगर जरदारी ने की है, या किसी भी सियासतदान ने की है, या मौजूदा अब भी कर रहे हैं, इनको पकड़ना अदारों का काम है। अदारे याशी के लिए नहीं बनाए जाते। हर अदारे का मकसद नजायज़ अख्तियार से तजावज़ करना, लूट मार करना वालों को पकड़ना होता है और आवाम के लिए बेहतरी करना होता है। लेकिन अदारों में आप गुलाम बना लोगे। मैं आपसे एग्री करता हूँ, मगर दो कोट करता हूँ एहसन इकबाल साहब को। उन्होंने कहा हम ढूंढ देंगे करप्शन हर मुल्क में होती है। हमजा शहबाज ने कहा करप्शन होती है। इस तबके ने करप्शन को एक लाजमा समझकर कबूल किया हुआ है। मैंने तो आपसे अर्ज की है, आपको पता चल जाए आपका ड्राइवर ने 4 दफ़ा चोरी की, आप रखेंगे? सिर्फ मुझे हाँ या ना का जवाब दे। इसका वो जवाब है जो कल आपने दिया था कि थोड़ा सा जिसने स्क्रैप ऊपर नीचे किया था उसका जो हशर किया था और करोड़ रुपया उससे निकलवाया था, वो मेरा है जाती। हुकूमत मेरी नहीं है, मैं हुकूमत में तो मैं लूटने के लिए आया हूं। ये मुल्क उस वक्त तरक्की करेगा जब इस मुल्क का फ़ायदा नुकसान हम अपना फ़ायदा नुकसान समझेंगे। जब हम समझेंगे नजायज़ पैसे करने वाला सूअर का गोश्त खाता कोई भी है, उनको सजाएं देना शुरू कर दे, जजा सजा का निज़ाम इक्वल कर दे सबके लिए, 10 सालों में ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। जी मलिक साहब। काजी साहब देखें, किसी चीज़ में कोई ख़राबी होगी तो आपकी अब हुकूमत भी आ गई है। अपोजिशन ने कभी भी तारीफ़ नहीं की नैब की, आपकी किसी अदालत ने नैब की तारीफ़ नहीं की। मैं आपको यहाँ पे हम खबरें दे चुके हैं। इस मुल्क की जो आला तरीन शख्सियत है उसको, जो कराची के मोस्ट पावरफुल जो बिजनेसमैन थे, सामने कहा कि हम इस कंडीशन में काम नहीं कर सकते। और ये हम खबर इस प्रोग्राम में दे चुके हैं कि आपके कोरोना का जो क्राइसिस आया था वैक्सीनेशन का, पता है क्यों आया था? क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट इनिशिएटिव ही नहीं लेते। वो कहते हैं नो वर्क नो कंप्लेंट, हम काम नहीं करेंगे। मसला है आपका ये भट्टी साहब मेरे से ज़्यादा इन्होंने कवर किया ब्यूरोक्रेसी तो एक तीला नहीं आगे जाते। वो तो इतने प्रोटेक्टिव लोग हैं, उन्होंने ये सीख लिया 3 साल में कि नो वर्क नो कंप्लेंट, हम किसी तरक्याती मनसूबे का हिस्सा नहीं। आपसे काउंटर सुन लेना, मलक साहब का हर सर आंखों पे आज जियो और में जाएं और उनका रहन सहन देखें ब्यूरोक्रेसी का क्या सीखा है। अगर मैं 2 टाइटल हूँ बंदा, मैं 25 बंदे घर में मुलाजम रखे हुए हैं, वो मेरे लिए वो ठीक है। तो यार जहाँ आवाम की बेहतरी के लिए काम करना, वहाँ मैंने आपको एक MQM का मुतालबा सुनाना है, जरा सुना दे मुतालबा, फिर मैं आपसे सुनाएंगे जरा क्या है। पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए जरूरी है कि वफाकी हुकूमत सिंध में फौरी तौर पर गवर्नर राज नाफिज करे और इन मुल्क दुश्मनों से इस सूबे को छुटकारा दे। ये एक नई बात इन्होंने कर दी, ये नया सवाल उठा दिया भट्टी साहब। ये किसका क्या कह रहे हैं? सिंध में गवर्नर राज नाफिज सिंध के MQM के लीडर हैं ना। हर 3 महीने बाद करते हैं, 3 महीने के बाद मुतालबा होता है। ये हर महीने बाद कभी सिंध की हुकूमत को बुरा कहते हैं, कभी इमरान खान को बुरा कहते हैं। तो MQM मुतमिन कैसे है? सबसे ज़्यादा सिंध में इक़्तिदार है ये MQM के पास है। फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन, एम आई राइट सर? जनरल ज़िया के सॉरी मुशर्रफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में ये हमेशा कराची पे हुकूमत करते रहे। तो अगर लेकिन मेरा एक पिछला सवाल रहता था आपसे। जी मलिक साहब, ये सारे कहते हैं बड़ा नैब की वजह से नुकसान हुआ। पाकिस्तान का एक इदारा बता दें और एक कारोबार बता दें, मैं 2-4 एक्सेप्शन को छोड़ दें, जो पूरे टैक्स देता हो। काई साहब, असल बात ये, अगर आप कत्ल कर दो, मार दो, आप ठीक ना होना। नहीं देखें दुनिया में नैब को दो। नहीं मेरी भी अब क्वेश्चन है ना, नैब की वजह से कारोबार खराब। मेरा कमेंट ले लेना, रियासतें जो होती है ना, जब वो बदी खत्म करती है ना, उससे पहले वो रीजंस खत्म करती हैं जो बदी खत्म करती है। मैं अंदरूनी शहर में रहने वाला था, बचपन से मैंने 1000 साल मेरी उम्र होगी, वहाँ रेडी लगती है, पुलिस आती है, महकमा आता है, उनको उठाते हैं, मारते हैं, वो चले जाते हैं। अल्टरनेटिव नहीं देते जब तक आप सिस्टम के अंदर से गंद नहीं। काजी साहब, मैं 2 मिनट आपके वाला सब किस स्केल में थे? मेरे बाल तो माशाल्लाह वो 20वें-21वें स्केल में रिटायर हुए। तो किस पे आते जाते थे? साइकिल पे। वो पुराना जमाना। आजकल ग्रेड 14 का अफसर किसी के घर भी 40-50 लाख रुपए से घर की गाड़ी नहीं है, उसकी तनख्वाह लाख रुपये है और उसके अखराजात 10 लाख रुपए महीने हैं। पहले इन सबको को हिसाब दो, मेरा भी हिसाब लो।
मैं भी भट्टी साहब किस तरह करें आप चले, मैं एक SSP लग जाता हूँ, लाख रुपए मुझे देते हैं, मैं अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकता हूँ, ठहरे मेरी माँ अगर बीमार तो फिर एक डाकू को तनख्वाह 5 साल हो गया ग्रेजुएशन की नौकरी, मेरा आपसे इख्तिलाफ है, आप कंडीशन नहीं बदलेंगे, करप्शन नहीं बदलेंगे भाई, अगर करप्शन नहीं बदलेगी उसको हराम का, मैं तो उसको हलाल नहीं। अच्छा यार एक सवाल, नैब बंद हो जाए तो कारोबार ठीक हो जाएगा? इसको इस्लाह होनी चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। नैब भी बंद कर दो, FIA भी बंद कर दो, सारे इदारे बंद करें इसमें। मैं अर्ज कर दूं, मेरी अर्ज है, इस बड़ी साहब आप अप्रिशिएट करेंगे मेरी बात, इस FIA, नैब, एंटी करप्शन, बाकी इदारों का नाम नहीं लेता जहां से मुझे जूतियां पड़ने का खतरा है, ये अमीर आदमी के लिए बंद हैं, बंद है, ये बंद हैं, यही मुसीबत है 100%। मेरे लिए आपके लिए खुली है। मैंने सादा सा सवाल है, जो हमारे सरकारी मुलाजिम हमारे भाई है ना, जो क्लर्क हैं, जो फैसले करते हैं, उनकी इतनी इनकम है, मेरी बात सुन ले, सिर्फ दोनों से गुजारिश है कि क्या वो एक मुनासिब ये मेरा कैमरामैन मेरे बेटों की गुजार सकते हैं, बताएं नहीं ईद मना सकता है, ये बकरा लाल कर सकता है। मेरी बात सुन लेना, कम इनकम या ज्यादा इनकम अलग बात है, हराम किसी सूरत में जायज नहीं है, मगर इसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप उसके लिए इंसेंटिव पैदा कर रहे हैं, आप उसको बहका रहे हैं, आप उसकी भाई मैं चैलेंज करता हूँ, 2.5 लाख रुपए वाला भी रिश्वत ले रहा है, 50,000 रुपए रिश्वत ले रहा है, और जिसने नहीं लेनी वो ग्रेड 22 में 2.5 लाख वाले को ज्यादा जूते बांधते हैं, क्योंकि 50 वाले के प्रेशर। मलिक साहब मेरे अगले सिर्फ एक मुतालबा है, इस मुल्क के ताकतवर लोगों के लिए इन इदारों के दरवाजे खोल दें तो शायद ठीक हो जाए। उज़्बेकिस्तान की तरफ चलते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या आप बताएं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी आपकी बड़ी नजर है? देखिए जी, नजर तो कोई नहीं, वो आपकी नजरें कर रहा है। मैं कहानी ये है कि पाकिस्तान ने जो अच्छी चेंज आई है, पाकिस्तान ने पहले एक्सपीरियंस किया अमेरिका 7 समुंदर पार दूर, हमने उससे रिलेशन बना के अफगानिस्तान को समझा। अब उज़्बेकिस्तान में इस वक्त 23 ममालिक जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है वो सारे इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान से निगोशिएशन हो रही है। अब पाकिस्तान ने ये एक नई थॉट डेवलप किया कि अफगानिस्तान का मसला ना पाकिस्तान का है ना अमेरिका, ये रीजनल मसला है। अब जिस मुल्कों के इसके साथ सरहदें मिलती हैं, अब ये साबित हो गया कि आपको रशिया को इन करना पड़ेगा, चाइना को इन करना पड़ेगा, आपको ईरान को, लेकिन आप समझते नहीं ये ऑलरेडी जो फाइनेंशियल टाइम्स आपने खबर भी दी थी, मैं आपको मजीद बता रहा हूँ। अब उज़्बेकिस्तान जो कजाकिस्तान ये भी साथ साथ है। अब पाकिस्तान ये चीज़ समझ रहा है कि पाकिस्तान, देखिए इसका फायदा पाकिस्तान को क्या होगा, पाकिस्तान जब इसको रीजनल इशू बनाएगा, एक तो पीस। मेरा सवाल दोबारा टाइम कम है, ये तो नहीं, ये जो नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया भी असला दे रहा था, भट्टी साहब आप बताएं, तो पाकिस्तान क्या ये चाहता है कि ये जितने लोग हैं उनको ये मुल्क फंड ना करें और सिविल वार ना हो? देखें, पाकिस्तान का कलीदी किरदार है इस वक्त। भारत की 20 साल की खरबों की इन्वेस्टमेंट डूब गई, अमेरिका को शिकस्त फाश हुई। अब वो खाना जंगी कराने के लिए भारतीय जहाज, हमने 2-3 दिन पहले कहा था, आके इधर बारूद दे के गए, गन्ने दे के गए, असला दे कर गए, तो उसका साइड इफेक्ट पाकिस्तान की तरफ, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में अमन ना, रद्दुल फसाद और ये ज़रब असब की वजह से बहुत कुर्बानियों के बाद आया। ख़तरा है कि पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी की लहर आ सकती है। इसलिए पाकिस्तान का वाक़या मौक़िफ़ वो ठीक है कि हम अफगानिस्तान में अमन के लिए तो किरदार अदा करते हैं, जंग के लिए नहीं। राइटर्स की एक स्टोरी ये भी है कि यूके कहता है कि अगर तालिबान पावर में आते हैं तो हम उनसे मामला करने को तैयार है। तो अमेरिका भी बोल गया है, बरतानिया ने भी बोल गया है। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्टर सेज यूके विल वर्क विद तालिबान शुड दे कम टू पावर। टेलीग्राफ का ऐसा भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है सारे क्राइसिस में, जो नॉर्दर्न एरिया जिस पे अगर इंडिया ने जिस पे इन्वेस्टमेंट किया था, नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान, और यही उज़्बेकिस्तान के साथ लगता है, तालिबान ने सबसे ज़्यादा विन वहाँ पे किया। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप हुई है। लोगों का ख्याल था कि जो तालिबान है वो पख्तून है, वो पाकिस्तान की साइड पर डोमिनेट करेंगे, और जितना नॉर्थ ने तो रजिस्ट ही नहीं किया तालिबान को, ये सबसे बड़ा इशू बन गया। इसीलिए उज़्बेकिस्तान का रोल बड़ा अहम हो गया। और उज़्बेकिस्तान का थ्रेट जो है, जो शिंकियांग चाइना का सूबा है, जो पूरे एरिया का क्वेश्चन बना हुआ है कि कहीं वहाँ से इंतहा पसंदी का इशू बना हुआ है ईरान के लिए, चाइना के लिए और रूस के लिए। चाइना की जो बात तालिबान से हुई है वो है वो तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये सारा नॉर्थ एरिया ना, उसमें तालिबान के साथ उनकी, मैं ये नहीं कह रहा, अमेरिकन मीडिया और तकड़ा मीडिया कह रहा है कि उनकी डील भी होगी है, तालिबान ने भी था। ये 4 मुल्क जिनका आप भट्टी साहब आप जिक्र कर रहे हैं, काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इनके वज़राए खारजा को रूस के, चीन के वज़ीर खारजा ने मैसेज भेज दिया है कि भाई आप इधर कुछ नहीं करेंगे, और उधर से पुतिन का भी प्रेशर है कि आप इनको फंड ना करें। एग्जैक्टली आई थिंक इट कैन क्रिएट अ बेटर सिचुएशन। उज़्बेकिस्तान में इस वक्त 13 वज़रा खारजा इकट्ठे हो रहे हैं ना शंघाई के सारे, तो मेरे ख्याल में इमरान खान की मूव बड़ी सही है, ये बनती है। इसीलिए कि मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान का पॉजिटिव ये काम हुआ है, पाकिस्तान ने इसको रीजनल इशू बना दिया, पाकिस्तान ने इसको पाकिस्तान के इशू। आज आर्मी चीफ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस सारे अभी तक की कंडीशन में इंडिया आउट हुआ है अफगानिस्तान से, ये साफ बात है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़्यादा डिजास्टर रही है। भट्टी साहब, इंडिया को देखते देखते जिस तरह हमने अमेरिका बहादुर को
सौदागर होते देखा इस कोविड में। इसमें अगर हम इंडिया को देखें तो अंदर भी उसका बोलो राम। देखिए, इस पिछले 10 साल में इस खित्ते में 2 तबाह हाल मुल्क हुए हैं, एक भारत और एक अमेरिका। आप माने ना माने 20 साल उसने क्या अफगानिस्तान में नहीं किया, और उनकी इकानमी का क्या हाल है, कोविड ने उनका क्या हाल किया, और भारत का भी देख ले। ये अमेरिका एक सुपर पावर होती थी, अब वो चीज़ नहीं रही। अब चाइना जिस तेज़ी से आ रही है ना, और पाकिस्तान में ये जो हुकूमत अफगानिस्तान में अगर आवाम के शहरी की मर्जी, छोटा वक्त कम है, आज क्यूबा ने ऑफर किया पाकिस्तान को कि हम आपको यहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन लगा के देते हैं। मैं आपको खबर बता दूं, मैक्सिको का प्रेसिडेंट लोपेज ओब्रेडोर ने अमेरिका से कहा है कि उसकी ब्लॉकेड बंद करो। अर्जेंटीना ने कहा है कि तुम ये अनरेस्ट वहाँ करवा रहे हो। इसके साथ साथ वेनेजुएला ने उसके साथ यकजहती का इज़हार किया कि हम जो पेट्रोल भेजते हैं उसको रास्ते में मत रोको, उनका नाटका बंद मत करो। और वहाँ पे ये जो है ये उनकी खबर थी। और मेरे ख्याल में 148 लोग उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिए हैं, और फिलहाल ये अंडर कंट्रोल हो गया फिलहाल वक्त। लेकिन बात ये है कि ये देखें कि $100 बिलियन, कोई शर्म हमें भी आ जानी चाहिए। ये जो हमारे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले हैं, $100 बिलियन का मुल्क आके कहता है, आपने स्टोरी दी थी भट्टी साहब यहाँ बैठ के कि यहाँ बन सकती है वैक्सीन, और फिर ये माने थे, और वो आके कहता है मैं तुम्हें लगा के देता हूँ। सुने क्या कहा है उसने, कहा अपने मुल्क में भी बेच दो लोगों को और एक्सपोर्ट भी करो। काजी साहब, पाकिस्तान का मुल्क और कानून जराइम पेशा लुटेरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अच्छा भट्टी साहब, जराइम पेशा मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये पाकिस्तान का जो फिलहाल कानून है यही। अच्छा भट्टी साहब, अगर वो वैक्सीनेशन बिकती है उसकी, तो उसको थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। और फिर ये तो बड़ी, लेकिन एक 60 साल से उसका उसने नाटका बंद किया हुआ। नहीं, इतनी बड़ी ऑफर क्यूबा में कर रहे तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, बड़ी अफसोसनाक बात है। इसका मतलब नवाज शरीफ नहीं गया पाकिस्तान से, वही हुकूमत चल रही है यहाँ पे। अगर नवाज शरीफ नहीं गया तो फिर मैं आपको मुबारकबाद ही देता हूँ। मैं और क्या कहूँ। लेकिन भट्टी साहब, ये ऑफर तो हमें ले लेनी चाहिए भट्टी साहब। नहीं बिल्कुल। देखें, अगर एक जिसमें आम शहरी का बेहतरी है, खुदारा उस तरफ आ जाओ हुक्मरानों। एक खबर रह गई है, मैं भेज दूंगा। ये जो अब CEO नए बने हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के, इस एक इंक्वायरी में इनके बारे में एक इंक्वायरी हुई है, वो आगे नहीं बढ़ी। उस इंक्वायरी की कल हम रिपोर्ट भी चला देंगे कि जिसमें कहा गया इन्होंने जो है कोई बेकायदगी की। तो क्या आप उनके होते क्यूबा की बात मान ली जाएगी? नहीं, बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। तो यार, ये लुटेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क बना है। जब तक आप क्रॉस दी बॉर्डर एहतसाब नहीं करेंगे कादी साहब, हम भट्टी साहब, वैसे आज की पंच लाइन ये नहीं बनती कि ये तमाम जो एहतसाबी इदारे हैं, ये जो उमरा के लिए बंद हैं, बन दिए रूलते गए पर चस भी नहीं आई। हम क्लोजिंग इसी बात के साथ कि ये इन इदारों के दरवाजे जब बड़े चोरों के लिए खुलेंगे, मेरे ख्याल मुल्क ठीक हो जाएगा। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।